Hello friends, a very good evening to everybody. Welcome back to Tutelage Academy. And as captioned, we were discussing UGC NET 2021 labor welfare question, right? And we had discussed up to question number 30. Some 30 questions of paper 2 we had already discussed. And I'm jumping to question number 31. Yes, up to this question number 1608, we had already discussed. And we will start now with question number 1620. This is how our question paper is. Okay, तो चलिए start करते हैं. We have to match this list 1 with list 2. This question is little bit tough. और ये जो topic है ये इकोनॉमिक्स और ट्रेड का टॉपिक ज्यादा है. ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी, रिलेटिव कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी. ओके, नो इश्यूज, इट्स ओके. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इट वाज गिवन बाय आरजी वर्नन. एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यू नो, व्हेन वी इंट्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो शुरू में शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है. दैट इज व्हाट इट इज. और उसके बाद है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी. एंड दिस वाज गिवन बाय यस डनिंग. और उसके बाद फिर कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी. तो जो ये हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी है, ये हेक्स्टर ओहलिन की थ्योरी थी. एंड देन रिलेटिव कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो. ठीक है, देखिए ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है. ये थ्योरी क्या है, अगर बहुत सारे फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, तो कौन सा फैक्टर हम चूज कर रहे हैं. अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोडक्शन के, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो विच ऑप्शन वी आर चूजिंग, और उस ऑप्शन को चूज करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, एंड दैट गिव्स अस द कंपैरेटिव एडवांटेज, राइट. और उसके बाद ये जो हेक्स्टर ओहलिन जी का कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी है, तो ये बताता है कि अगर बहुत सारे रिसोर्सेस अगर इम्बैलेंस है, ठीक है, तो फिर हमने कौन सा चॉइस करना चाहिए फॉर ट्रेड और फॉर इकोनॉमिक्स, ताकि कि एक कंपैरेटिवली एक बैलेंस एक मेंटेन रहे बिटवीन द कॉस्ट एंड रिसोर्सेस. So that is what is comparative cost difference theory given by Hexter only. Okay, so as per this matching, our answer will be point number 8. Question number 1582 देखेंगे. Which one of the following is not a principle of coordination laid down by Mary Parker Follett? Very easy question. We have already done this in our class. तो मैरी पाकर फॉलेट ने 4 प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन बताया था, और यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टार्ट इज ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज ओके, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज ओके, एंड देन it was principle of continuity, not completeness. So our answer will be this point number 8. Which of the following is not? So this one will be our answer. Option number this one. Question number 1569. As per the provision of Payment of Wages Act 1936, no fine shall be imposed on any employed person under the age of. इस एज के अंदर हम किसी भी पर्सन को फाइन इम्पोज नहीं कर सकते as per Payment of Wages Act. What will be the answer? What will be the answer? As per the provision of Payment of Wages Act, no fine shall be imposed on any employed person under the age of. Yes, it will. Our answer will be 15 years. Okay. देखिए, ये जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उसमें अगर आप सेक्शन 8 में जाएंगे तो सेक्शन 8 फाइन्स को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, सेक्शन 8. और सेक्शन 8 में कुछ सब सेक्शंस है, और सब सेक्शन 3 बताता है कि जो मैक्सिमम फाइन है वो कितना होना चाहिए, 3%. 3% विल बी मैक्सिमम फाइन, 3% ऑफ वेजेस. एंड सेक्शन 8 का ही जो सब सेक्शन है 5, ये बताता है कि किसी भी पर्सन जो कि 15 ईयर से कम का है, any person whose age is less than 15 years, employer cannot impose fine. Okay, right? Or there is subsection 6 in this section 8.
एंड ऑल दिस पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। एंड सबसेक्शन 6 ये बताता है कि एम्प्लॉयर जो है वो फाइन को रिकवर नहीं कर सकता आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days from the date on which fine is imposed. After the expiry of 90 days, employer cannot recover fine from that employee on which the fine is imposed. So all 3 points are important related to this question. Next question number 1565 देखिए. Under the provision of BOCW Act 1996, at least how many days before the commencement of building work is an employer required to send a written notice regarding the construction of building? Again, all these things have already been discussed. अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है एम्प्लॉयर तो उसे एक नोटिस देना पड़ेगा बिफोर 30 days ऑफ स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन. ही विल हैव टू गिव द नोटिस. ठीक है, that he is starting such and such building work, his building construction work, he has to give notice before 30 days from the date on which the commencement of work is happening. Correct? Okay. Next question number 1561. Excluding provision of section 22 of Payment of Bonus Act 1965, what is the maximum time limit within which the bonus should be paid by employer with sufficient reasons? Why it is written excluding provision of section 22 of Payment of Bonus Act? अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा. ठीक है, और अगर नहीं भी पता है तो डिफिकल्ट हो जाएगा. बट सेक्शन 22 का इससे लेना देना है ही नहीं, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. व्हाट इज सेक्शन 22? सेक्शन 22 ये बताता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में बोनस को पे करने में, तो दैट डिस्प्यूट टू बी सॉल्व्ड अंडर आईडी एक्ट. वो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा. अगर कोई भी डिस्प्यूट जो भी पेमेंट ऑफ बोनस में सॉल्व करने के लिए आता है बोनस के कैलकुलेशन में या डिले में, तो वो सारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर हैंडल किए जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज सेक्शन 22. तो इससे हमें लेना देना नहीं है. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन व्हिच बोनस शुड बी पेड बाय एम्प्लॉयर विद सफिशिएंट रीजन? तो आवर आंसर इज 2 years. किसी भी कारण से अगर बोनस पे करने में डिले होता है, एक तो बोनस उसे अगर सेम ईयर में पे करना है तो 8 months के अंदर पे कर देना है, और अगर बियॉन्ड 8 months हो जाता है किसी कारण से, तो विथ प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर जो है वो बोनस को 2 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. मैक्सिमम 2 years. यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिखा है, तो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है वो 2 years है, also with the permission of government. Okay, yes, and that is written in section 19. ये अगर सेक्शन 19 में दिया हुआ है ये चीजें कि 8 months के अंदर सेम ईयर में पे करो. ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो 2 years तक आप एक्सटेंड कर सकते हो with the prior permission from government. It is written in section 19. You can check as well. Question number 1617 देखिए. First one, list to multinational, global, domestic, international. ये सारी कंपनीज हमें मैच करनी है. And yes, see the type of questions which we have discussed in class as well. International companies, I'll go with international first. ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए. इंटरनेशनल में क्या होता है, हेडक्वार्टर होती है एक कंट्री में, and there is all export, ठीक है. No FDI in other countries, headquarter only in home country. Function and strategy will also be from home country. Operation will be from home country only. There will be no branches in other country. तो होम मार्केट एंड एक्सपोर्ट ये जाएगा इंटरनेशनल. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी में हेडक्वार्टर होता है, सामने ड्राइंग बना रहे, और अदर कंट्रीज में सब्सिडरीज होती है. क्या होती है? सब्सिडरीज, राइट. और सब्सिडरीज क्या करती हैं? ये लोकल मार्केट को अडॉप्ट करती हैं, लेकिन ऑल्दो एक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंट्रलाइज्ड ही होता है. ये हेडक्वार्टर्स ही ये सारी सब्सिडरीज को गाइड करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और धीरे धीरे सब्सिडरीज भी लोकल मार्केट को अडॉप्ट करती है, बट हेडक्वार्टर गाइडेंस इज देयर. ठीक है. ग्लोबल कंपनी में क्या होता है? ग्लोबल कंपनी में कोई भी ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी में हेडक्वार्टर है या किसी कंपनी में सब्सिडरी है. ग्लोबल कंपनी में जो फुटहोल्ड होता है वो सारी जगह होता है, सारी जगह फुटहोल्ड होता है, और कोई लोकल अडॉप्शन नहीं होता, कोई लोकल ब्रांडिंग नहीं होती. जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज में मैकडी का बर्गर जो है वो इंडिया में अलग है और ऑस्ट्रेलिया में अलग होगा.
एज पर देयर टेस्ट, राइट। लोकल ब्रांडिंग, लोकल अडॉप्शन होता है, पर ग्लोबल कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, ऑल ओवर वर्ल्ड MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट आपको एक ही मिलेगा। दिस इज लोकल कंपनी। और डोमेस्टिक, एनी डोमेस्टिक, अमूल हमारा डोमेस्टिक हो गया, ठीक है। तो एज पर दिस मैचिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, लेट्स सी द ऑप्शन। ए का 4 होना है, ए का 4 होगा, राइट। मल्टीनेशनल, local responsiveness and global integration, we can see that, right? Okay, global, तो global B का 3 होगा, global strategy, low cost, price competition, correct। और domestic तो local responsiveness and transfer of learning, ठीक है। So as per this our answer will be point number A। let me check, ये कुछ तो है, A का 4 है, राइट। मल्टीनेशनल, यस, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, नॉट दिस वन विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, द क्वांटिटेटिव गेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज सच एज एम्प्लॉय टर्नओवर, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय और क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स पर पोजीशन इज नोन एज। देखिए, क्वांटिटेटिवली अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि HRM एक्टिविटीज के क्या क्या मेट्रिक्स हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर कितना है, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय कितना है, क्वालिफाइड एप्लीकेशन पर पोजीशन कितने आए हैं, ये सारा इंटरनल मेट्रिक्स है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज दैट ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल? नो, ह्यूमन रिसोर्स अप्रेजल कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, जिसमें हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, देखते हैं कि किस बच्चे ने कितना कितना इंप्रूवमेंट किया, किसे प्रमोशन करना है, वो सारा कुछ हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स बेंचमार्किंग में हम दूसरे कंपनी से कंपेयर करते हैं अपनी HR पॉलिसीज को। ह्यूमन रिसोर्स डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेट्रिक्स का मेजरमेंट हो रहा है, राइट। तो मेट्रिक्स का मेजरमेंट को यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स। ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स का बेसिक डेफिनेशन ही इनफैक्ट यही है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स, एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जिसमें कि हम बहुत सारे HR रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो HR की इनिशिएटिव होती है, हायरिंग, एम्प्लॉय रिटेंशन, ट्रेनिंग, लेबर कॉस्ट, ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं। और आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय, ऑल दिस थिंग्स आर डन अंडर ह्यूमन रिसोर्स मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, अरेंज द डिफरेंट फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन MNC फर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। अब MNC मल्टीनेशनल फर्म है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टू एंड हमें देखना है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उनकी कैसी होती है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, व्हाट इज SBU भी बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो होता है ना, एक फुल्ली फंक्शनल यूनिट होता है बिजनेस का। सपोज मैकडी, ठीक है, तो मैकडी का एक फुल्ली फंक्शनल यूनिट होगा बिजनेस का, जिसका ओन विजन, ओन डायरेक्शन होगा। तो मैकडी का एक सब्सिडियरी है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर है, केनिया में है सपोज, ठीक है, तो इसका अपना विजन है, अपना डायरेक्शन है। ये मैकडी का अगर हेडक्वार्टर जहां भी है उससे से मतलब नहीं, बट ब्रांड नेम सेम रहेगा, ब्रांड नेम सेम रहेगा। SBU जो है वो ब्रांड नेम सेम रहता है, बट सेपरेट बिजनेस यूनिट की तरह डील करती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी है, but this is an important part of the company, the subsidiary, it has the same name, but it is operating as a separate unit, okay, fully functional separate unit which has his separate business, separate vision, correct। तो SBU हो गया, एंट्री एंड पार्टिसिपेशन स्ट्रेटेजी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। तो इसमें जो आंसर होगा, देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए और आपको नहीं भी पता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन योर सब्जेक्ट। तो देखिए MNC अगर हमारे कंट्री में आकर के आने की आएगी और SBU बनाएगी अल्टीमेटली, राइट, तो उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होगी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, सबसे पहले तो ये डिसाइड होगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा कि फर्स्ट वी हैव डिसाइडेड दिस एंड देन वी विल डिसाइड फॉर एंट्री एंड पार्टिसिपेशन स्ट्रेटेजी, दैट हाउ दैट कंट्री, सपोज एनी MNC इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया, तो पहले इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, वो सारा डिसाइड होगा। फिर एंट्री एंड पार्टिसिपेट स्ट्रेटेजी डिसाइड होगी कि हाउ वी विल एंटर, हाउ वी विल पार्टिसिपेट, हाउ वी विल compete among other countries, and then external and internal analysis, okay, space, raw material, market,
वो सारा का एनालिसिस होगा एंड लास्ट में व्हेन ऑल दिस थिंग इज डन, दिस एनालिसिस डन एंड देन एसबीयू विल बी एस्टैब्लिश्ड, राइट? सो हमारा ये होगा स्टेप और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? DBCA, राइट? यस। क्वेश्चन नंबर 1592, which among the following are indirect cost of industrial relation? इंडस्ट्रियल रिलेशन का इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है? ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होता है? देखिए, कुछ कुछ एम्प्लॉयज हमारे चले जाएंगे, उनको जिनकी डेथ हो गई या कुछ भी और, तो उनको ट्रेन करना, रिप्लेस करना एम्प्लॉय को, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बाद करेक्टिव मेजर को इम्प्लीमेंट करना, प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाता है, इक्विपमेंट का भी लॉस हो जाता है, राइट? और लोअर एम्प्लॉय जो होते हैं उनका मोरल भी डाउन हो जाता है। ऑल दिस थिंग्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है? सो इफ वी सी, हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए बी, ए सी, बी डी, डी ई, राइट? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? अगर ओवरऑल देखना है, देखिए ओवरऑल अगर देखेंगे तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेटली लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओके? और उसके बाद क्या आ जाता है? देखिए अब देखिए बी के साथ कौन कौन सा ऑप्शन है। बी तो डेफिनेटली होगा, बी के साथ हमारा ए है और बी के साथ डी है, ठीक है? बी के साथ ए है और बी के साथ डी है। अब वी विल चेक द ऑप्शन ए और डी। तो लॉस ऑफ अर्निंग पावर जो है वो ऑलरेडी इसमें काउंट हो जा रहा है, और लीगल इश्यूज जो है ये भी एक बहुत बड़ा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। सो आवर आंसर विल बी बी एंड डी, ओके? इक्विपमेंट भी होगा लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इक्विपमेंट एंड ऑल ये सारा इसी में ही, लॉस ऑफ प्रोडक्शन में ही आ जा रहा है, ये वाला और ये वाला, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी एंड डी ओनली। Question number 1605, consider the statement with respect to minimum wages, rate of wages fixed or revised under the Minimum Wages Act 1948. Minimum Wages Act 1948 में with respect to minimum rate of wages fixed or revised, consider the following statement. तो ये 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसमें बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस क्या क्या होता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में, ये हमें बताना है। तो बेसिक जो वेज की डेफिनेशन है एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट, उसमें बस एक ही चीज है कि बेसिक वेज होगा प्लस एचआरए होगा प्लस एचआरए होगा, एवरीथिंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है? उसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस इज नॉट इंक्लूडेड, कॉस्ट वैल्यू ऑफ कंसेशन इज नॉट इंक्लूडेड, स्पेशल अलाउंसेस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, cost of living allowances is also not included. Only these two things are included in the definition of wage, right? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, एंड आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन में क्लियर है। कंसीडर द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। तो हमारा वेज अंडर दिस एक्ट का तो यही है, बेसिक वेज प्लस एचआरए, एंड रेस्ट ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कंसेशन, स्पेशल अलाउंसेस, cost of living allowances, PF, gratuity, all things, bonus, this does not come under the definition of wage. So I think this question has some issues. Anyway, what we have to do, we have to know the definition of wages under Minimum Wages Act, and that we have known, right? Yeah, so purpose is fulfilled. I don't think that इसमें question ही clear नहीं है, what they are asking that is not clear. Choose the correct answer. Correct इसमें मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, और इनफैक्ट जो options है वो इतने सारे options हैं, इसमें करेक्ट किसको बोला जाए? एनीवे चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1552, कंसीडर द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एज द डायमेंशन ऑफ लीडरशिप वर आइडेंटिफाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसीडरेटिंग स्ट्रक्चर, ये किसने बताया था? ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज है, इसमें पता चला था, राइट? और या करेक्ट। और यहाँ पे तो आपको पता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये दोनों कॉन्टिन्यूम की बात करते हैं कि कंसिडरेशन स्ट्रक्चर, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर अगर है तो अ पर्सन कैन बी हियर, अ पर्सन कैन बी हियर, अ पर्सन कैन बी हियर, मतलब दे कैन हैव वेरिंग अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन स्ट्रक्चर एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, और दे कैन हैव इक्वल some equal filling of this consideration and equal filling of initiating as well, एक continuum में आता है, right? In Ohio State leadership. And question number 1578, which one of the following is not concerned with job description? job summary job description में आता है। supervision given, बिल्कुल सही कि आप किसके किसके अंडर वर्क करोगे, किसके अंडर वर्क नहीं करोगे, ठीक है? you have to, whether you will report to CEO, whether you will report to MD or any person who will be reporting under you, all these things are given. working condition is given,
एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ रहता। एक्सपीरियंस का काम किसमें आएगा? जॉब स्पेसिफिकेशन में, whether that person is having experience in this field or not. तो हमारा आंसर ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 10, दिस इज नॉट कंसर्न विद जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, who viewed trade union as a means of representing the interest of worker through the strategies of mutual insurance, collective bargaining and legal enactment। देखिए, तो अगर ट्रेड यूनियन इज अ मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर जो है वो अपना इंटरेस्ट ट्रेड यूनियन बनाकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल इंश्योरेंस है। ये दोनों अगर टर्म है, दैट मीन्स आवर आंसर विल बी सिडनी एंड बट्रेसवेल, है ना, जिन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग को एडवोकेट किया था, राइट। इनकी जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, जिसे बाइबल ऑफ ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। ओके, question number 1564, when an employer asks employees to sign a type of loyalty oath stating the employee would neither join nor participate in the activities of union, it is called yellow dog contract, right? We have also studied about this contract. yellow dog contract की बात किसमें आती है? जो ट्रेड यूनियन है हमारे यूएस में, उसमें आती है। नॉरिस ला गार्डिया एक्ट, ये जो क्वेश्चन है ये किससे है? नॉरिस ला गार्डिया एक्ट, जो कि कब बनी थी? 1932 में, 1932। So what this act actually did, it removed legal and judicial barriers on worker and encouraged worker to form association, है ना। जो भी barriers थे उसको इस एक्ट ने हटा दिया था और encourage किया था। और फिर वर्कर्स को फिर जो भी वर्कर्स येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो इट प्रोहिबिटेड येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। पहले वहां पे येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट रहता था कि जो एम्प्लॉयज है वो या तो ज्वाइन नहीं करेंगे और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यूनियन की एक्टिविटी में, लेकिन इस एक्ट ने येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट को हटाया एंड अलाउड एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट एंड ज्वाइन इन द एक्टिविटीज ऑफ यूनियन एंड दे कैन गो फॉर स्ट्राइक एज वेल। ऑल दिस थिंग्स इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1556, जॉब एनालिसिस इज द प्रोसीजर फॉर। जॉब एनालिसिस से हम क्या करते हैं? जॉब की एनाटॉमी फाइंड आउट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या टास्क करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, और जो एम्प्लॉय होगा उसे क्या क्या आना चाहिए, और जॉब की क्या क्या टास्क है, वो सब कुछ हमें एनालाइज करते हैं, एनाटॉमी बनाते हैं। तो डिटरमाइन द ड्यूटीज एंड स्किल रिक्वायरमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन, under which section of ID Act both the central and state government have the power to constitute a court of inquiry? Yes, these questions already we have discussed so many times, right? वर्क्स कमेटी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, सेक्शन 3 में हमारा वर्क्स कमेटी है, सेक्शन 4 में हमारा कॉन्सिलेशन ऑफिसर है, सेक्शन 5 में हमारा बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन है, एंड सेक्शन 6 में हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, राइट। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात किस में आएगी? सेक्शन 6 में आएगी। सेक्शन 7 में क्या है? सेक्शन 7 में हमारा लेबर कोर्ट है। 7A में क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है। 7B में क्या है? नेशनल ट्रिब्यूनल है। और सेक्शन 10A में क्या है? सबसिस्टेंस अलाउंसेस है, राइट। Yeah, so all these things we have discussed. Next, question number 1579. Explaining to understand human behavior, which one of the following emphasize that, ये स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, द पर्सन एंड द एनवायरमेंट सिचुएशन डू नॉट फंक्शन एज इंडिपेंडेंट यूनिट। अ पर्सन एंड द एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वो है, ये दोनों अलग नहीं है, बट इन कंजंक्शन विद द बिहेवियर इटसेल्फ रेसिप्रोकली इंटरैक्ट टू डिटरमाइन ह्यूमन बिहेवियर। तो ये और ये जो बिहेवियर है आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं, जिससे किस पर्सन का बिहेवियर डिटरमाइन होता है। ये किस थ्योरी में बताया गया है? ये बताई गई है सोशल लर्निंग थ्योरी। दिस आल्सो यस वी हैव डिस्कस। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा जी ने दी थी, और उन्होंने यही बोला था कि एक्सपीरियंस, जो सोसाइटी का एक्सपीरियंस होता है, उससे इंटरैक्ट करके पर्सन लर्न करता है। बिहेवियर कैसे, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो जो इंटरेक्शन होता है किसी भी पर्सन का, उसका अपने एनवायरमेंट के साथ, वो उसका कॉग्निशन, उसका बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, राइट। जैसे जैसे एक्सपीरियंस चेंज होगा, जैसे जैसे मतलब
कोई भी पर्सन, अ पर्सन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी की। अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम सोसाइटी एंड दैट इज देन रिफ्लेक्टेड इनटू हिज कॉग्निशन और हिज बिहेवियर, राइट। हम सोसाइटी से लर्न करते हैं और हमारा बिहेवियर, हमारे कॉग्निशन में वही लर्निंग रिफ्लेक्ट होती है। यही सेंटेंस इसी में बता रहा है, ठीक है। और ये सेंटेंस सोशल लर्निंग फ्रेमवर्क का है। नेक्स्ट, which one of the following is related to on the job training? On the job training की बात हो रही है। स्पेशल क्लासेस आप लेते हो किसी चीज के लिए तो आप क्लासेस ले रहे हो, ये ऑब्वियसली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। उसके बाद कमिटी असाइनमेंट, असाइनमेंट आप बाद में करते हो, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बचा कौन सा? केस स्टडी, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग इज डेफिनेटली ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है ना। ऑन द, आप किसी ऑफिस में हो और आप रोल प्ले कर रहे हो अपने सबॉर्डिनेट का, अपने सबॉर्डिनेट की पोजीशन पे जाके काम कर रहे हो, या फिर कोई सबॉर्डिनेट है वो अपने मैनेजर की पोजीशन में जाके काम कर रहा है, उनके अपनी उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के लिए, तो ऑब्वियसली रोल प्लेइंग ऑन द जॉब है। केस स्टडी जरूरी नहीं है, ये ऑन द जॉब भी हो सकता है, ऑफ द जॉब भी हो सकता है, ठीक है। केस स्टडी तो केस स्टडी ऑब्वियसली ऑफ द जॉब है, राइट। आपके पास एक केस रिटन मटेरियल रहता है और आप अपना सजेशन देते हो, अपना एडवाइस देते हो कि कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, तो ये भी ऑफ द जॉब। क्वेश्चन नंबर 158 में which of the following are the internal factors of recruitment? इंटरनल फैक्टर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? अगर कोई फर्म रिक्रूट कर रही है तो उसका इंटरनल फैक्टर मतलब कि उस कंपनी के अंदर कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि रिक्रूटमेंट को अफेक्ट कर रही हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी, करेक्ट। रिक्रूटमेंट पॉलिसी किसी कंपनी की अपनी पॉलिसी होगी कि भाई हम रिक्रूट करेंगे तो नॉर्थ इंडिया से 10 लोगों को, साउथ इंडिया से 20 लोगों को रिक्रूट करेंगे। उनका पॉलिसी हो सकता है। They can recruit that bachelors, 5% bachelors and 95% MBA they have to recruit. They can have such policy, right? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या नहीं, उनका प्लान क्या है। इफ दे प्लान टू टू हैव 50% ग्रोथ इन रेवेन्यू, तो दे विल बी रिक्वायरिंग मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो दे विल प्लान फॉर हायरिंग, दे विल प्लान फॉर डूइंग मच एंड मच ट्रेनिंग, तो वो हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये भी एक इंटरनल फैक्टर है, तो ये दोनों तो श्योर, ठीक है। उसके बाद इमेज, करेक्ट। व्हाट इमेज दे वांट टू हैव, तो we will check the option A and B is there, okay। उसके बाद A, C and D भी है। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर इमेज इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट और नॉट। तो इमेज एक आउटसाइड फैक्टर है। देखिए, कंपनी का इमेज क्या है ये बाहर के लोग जानते हैं, वो लोग समझेंगे, राइट। माइक्रोसॉफ्ट का इमेज क्या है, मैकडी का इमेज क्या है, सैमसंग का इमेज क्या है। तो इमेज इज द परसेप्शन ऑफ पीपल हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिसका कोई मतलब नहीं है। सन्स ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल मतलब क्या होता है? सन्स ऑफ द सॉइल मतलब कि किसी जगह पे, जैसे कि किसी जगह के पर्टिकुलर लोग, उसके बाहर के लोग नहीं, इनहेबिटेंट ऑफ एनी पर्सन, सन्स ऑफ द सॉइल मीन्स उसी जगह के इनहेबिटेंट, नेटिव लोग, ठीक है, कि जहाँ पे वो मिट्टी है उसी मिट्टी के लोग, वहाँ के लोग, बाहर से आए हुए लोग नहीं। तो ये भी जो है वो ऐसे ही बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डेफिनेटली ए और डी बस हमारा आंसर होगा, ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1609, द फैसिलिटीज कवर्ड अंडर वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप पढ़ोगे तो कैंटीन भी हमारा वेलफेयर में आता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, क्रेचेस, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड, ये सारा का सारा कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, क्रेचेस के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटीज के बारे में भी दिया हुआ है। ये सारा का सारा ही हमारा किसके अंदर आएगा? वेलफेयर एंड हेल्थ चैप्टर में कवर्ड है। और वी हैव द ऑप्शंस ऑल ए बी, यस, ए बी सी डी ई, दिस इज, यस, ए बी सी डी, सारे ही हमारे ऑप्शंस करेक्ट है। Next question 1580. 51580. The labor movement prepares the ground wherein the seeds of trade unionism grows. Okay. अगर ट्रेड यूनियनिज्म ग्रो कर रहा है तो लेबर मूवमेंट के साइन है तो वो ट्रेड यूनियनिज्म को ग्रो करेगा। अगर लेबर लोग मिल करके एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो दैट मूवमेंट ओनली इंस्टिगेट दी सीड ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, वही ट्रेड यूनियन को जन्म देता है। अगर लेबर ऐसा सोचे कि हमें मूवमेंट करना है, दैट थिंग ओनली गिव राइज टू ट्रेड यूनियन। यही सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है एक्चुअली इट वाज गिवन बाय जीडी कोल। आवर आंसर विल बी दिस, ओके। नेक्स्ट, जीडी कोल एंड देन कोल, कनीसन, सिडनी वेब, ये सारे जो लोगों ने ट्रेड यूनियन का डेफिनेशन दिया है, ट्रेड यूनियन की थ्योरीज दी हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, जीडी कोल के भी, कनीसन के भी और सिडनी वेब के भी। करेक्ट।
फ्रैंक टेनेनबाउम की भी थ्योरी मैन वर्सेस मशीन, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1638, given below are two statement, one is labeled as assertion and another is labeled as reason. देखिए, attitude of confrontation must give place to an attitude of genuine partnership. Okay, अगर कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, attitude of confrontation, what is meant by attitude of confrontation? That you are having the attitude of confrontation. Let's confront this situation. So this is what your attitude of confrontation. तो अगर आप किसी चीज से कॉन्फ्रंट कर रहे हो, किसी पर्सन से कॉन्फ्रंट कर रहे हो, तो इट मस्ट गिव एन एटीट्यूड ऑफ जेन्युइन पार्टनरशिप। तो फिर आप उस कॉन्फ्रंटेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आपके उससे पार्टनरशिप बन जाए, एक हेल्दी पार्टनरशिप बन जाए, राइट? ऐसा आपको कॉन्फ्रंट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एज वेल एज एम्प्लॉयर्स एंड द स्टेट इटसेल्फ शुड आइडेंटिफाई एंड क्रिएट कंडीशन ऑन व्हिच हार्मोनियस रिलेशनशिप नीड टू बी क्रिएटेड एंड मेंटेन। तो यहाँ पे भी हार्मोनियस रिलेशनशिप की बात की जा रही है, राइट? और यहाँ पे भी ये वाला सेंटेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे लागू किया जा रहा है कि जितने भी वर्कर्स है और एम्प्लॉयर्स है, दे हैव टू क्रिएट सच कंडीशन, ताकि, क्योंकि वो लोग भी आपस में कॉन्फ्रंट करेंगे, वर्कर्स और एम्प्लॉयर अगर काम कर रहे हैं मतलब आपस में कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जेन्युइन पार्टनरशिप होनी चाहिए, दैट इज हार्मोनियस रिलेशनशिप आना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट and R is the correct explanation of assertion and reason. Yes. Next, last question for the day. This is the question number 25th, which we are going to discuss. So we had already discussed some 30 questions previously, and now this is the 25th question which we are discussing today, and rest will be discussed in the next class. So, very easy question, right? Albert Bandura social learning theory हमने भी देखा था। SOBC model, Fred Luthens, it is stimulus organism, इसको organization मत कर दीजिएगा, stimulus organism behavior, and C is not any other thing, C is consequence. Just remember the full form भी आ सकता है, ठीक है? Ivan Pavlov, classical condition, BF Skinner, operant conditioning, right? So as per this, our answer will be yes, B1, यही वाला, ठीक है? चलिए, so with this I'll be ending the session today, friends, and in the next session we will be discussing some more question, and if there is any confusion, any doubt in such set of questions, you can comment either here or in the chat application of Tutelage box, right? So with this I'll be ending the session today. I hope you liked it and you would have got some insight and you would have got benefited from it. Thank you all for your time.